नमस्कार। इतिहास में बहुत से शहंशाहों के नाम हम सुनते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुगल सम्राट की जिनकी कहानी कॉन्ट्रडिक्शन से भरी हुई है। नाम है औरंगजेब। जरा सोचकर देखिए, एक शहजादा जिसके पास दुनिया की हर दौलत, हर ऐशो आराम हो, और वो चुने सादगी। है ना अजीब बात? यही यही वो पहलू है औरंगजेब की कहानी का जो उन्हें सबसे अलग, सबसे यूनिक बनाता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखते हैं कि आखिर वो कौन सी बातें थी जिसने इस शहजादे को इतना अलग बनाया, जिसने आगे चलकर मुगल सल्तनत की तकदीर ही बदल दी। तो साल था 1618। जगह थी दोहद। यहाँ जन्म हुआ शाहजहां और मुमताज महल के बेटे औरंगजेब का। अब देखिए, शाही माहौल तो था, शानो शौकत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बचपन से ही, और ये बड़ी कमाल की बात है, उनमें सादगी, डिसिप्लिन और अपने धर्म को लेकर एक गहरी आस्था, ये सब गुण साफ साफ दिखने लगे थे। उस दौर में जहां बाकी शहजादे अपने शौक और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, औरंगजेब ने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता पकड़ा, सादगी और अनुशासन का। और सच कहें तो यही जो फर्क था ना, यही उनके पूरे जीवन का बेस बना, उनकी बुनियाद बना। तो ठीक है, एक सादगी पसंद शहजादा, लेकिन उसका शहंशाह बनने तक का सफर वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब देखते हैं कि सत्ता तक पहुंचने की ये कहानी कैसी थी। उस वक्त मुगल साम्राज्य में गद्दी को लेकर, मतलब उत्तराधिकार को लेकर, एक बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी थी। ये वो दौर था जब सचमुच में भाई ही भाई का दुश्मन बन बैठा था। और इसी संघर्ष में औरंगजेब को अपने ही भाइयों से लड़ना पड़ा। खास तौर पर दारा शिकोह के साथ जो उनकी लड़ाई हुई, वो तो इतिहास में दर्ज है। तो सवाल ये है कि इतनी मुश्किल लड़ाई में वो जीते कैसे? इसका जवाब 3 चीजों में है। 1, उनकी स्ट्रैटेजी। 2, उनका पेशेंस मतलब धैर्य। और 3, उनकी लीडरशिप। इन्हीं 3 क्वालिटीज ने उन्हें दिल्ली के तख्त तक पहुंचाया। जब वो बादशाह बने तो उनके राज में मुगल साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक हुआ। ये एक बहुत बड़ी मिलिट्री अचीवमेंट थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसकी एक कीमत भी थी। दशकों तक जंग चलती रही और खजाने पर बहुत भारी बोझ पड़ा। ठीक है, सत्ता तो मिल गई, लेकिन औरंगजेब ने शासन चलाया कैसे? चलिए, अब जरा उनके न्याय और कानून को लेकर जो नजरिया था, उस पे बात करते हैं। उन्होंने क्या किया कि इस्लामी कानून के आधार पर एक बहुत ही डिटेल्ड कानूनी किताब बनवाई। इसका नाम था फतावाए आलमगीरी। और यही किताब उस समय के पूरे जस्टिस सिस्टम का आधार बन गई। पता है, उनकी अदालत की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? बराबरी। मतलब फर्क नहीं पड़ता था कि कोई अमीर है या गरीब, हर किसी की बात एक बराबर सुनी जाती थी। न्याय सबके लिए एक जैसा। और जहां तक बात है भ्रष्टाचार और अन्याय की, तो उसके खिलाफ वो बहुत बहुत ज्यादा सख्त थे। उनके राज में इन चीजों की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और इसका सबसे बड़ा सबूत, उन्होंने कई बार अपने ही अधिकारियों को, अपने ही लोगों को गलत काम करने पर सजा दी। इससे साफ पता चलता है कि उनकी नज़र में कानून से ऊपर कोई नहीं था। चलिए, अब उनके शासन से हटकर वापस उनकी पर्सनल लाइफ की तरफ चलते हैं, जो बाय द वे उनके शासन की तरह ही सख्त डिसिप्लिन वाली थी। उनकी डेली लाइफ के बारे में सुनेंगे तो शायद हैरान रह जाएंगे। वो खुद अपने हाथ से पवित्र कुरान की नकलें तैयार करते थे। अपना गुजारा अपनी मेहनत से कमाए पैसों से करते थे। और हाँ, महलों में जो शाही फिजूल खर्ची होती थी ना, उस पर भी उन्होंने सख्ती से रोक लगा दी थी। अब सवाल ये है कि वो ऐसा करते क्यों थे? क्योंकि उनका ये मानना था, ये उनका प्रिंसिपल था कि एक शासक को जनता के पैसे का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर सही तरीके से करना चाहिए। मतलब उनकी सादगी कोई दिखावा नहीं थी, ये उनके शासन का एक उसूल था। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद सवाल आता है उनकी लेगेसी का। औरंगजेब की विरासत को आखिर कैसे समझा जाए? इतिहास उन्हें किस नज़र से देखता है? और शायद यही सबसे ज़रूरी सवाल भी है कि औरंगजेब के इस पूरी कहानी से आखिर सीखा क्या जा सकता है। देखिए, उनकी लेगेसी सादगी, डिसिप्लिन और कानून के लिए डेडिकेशन का एक यूनिक मिक्स है। हाँ, ये बात भी सच है कि इतिहास में उनके कई फैसलों पर आज भी बहुत बहस होती है, लेकिन ये गुण उन्हें एक अलग पहचान तो जरूर देते हैं।
और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल जो उनकी कहानी हमारे सामने छोड़ जाती है, क्या सत्ता में रहते हुए, पाओ में रहते हुए अपने सिद्धांतों पर, अपने डिसिप्लिन पर टिके रहना मुमकिन है? और अगर है तो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।